लोअर कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर अगर हम एज लॉयर्स इसके ऊपर एक कैंपेन ले सके और तमाम जो अंडर ट्रायल्स है उनको बाहर निकालने की मुहिम हम ले सके, तो मैं समझती हूँ ये वास्तविक श्रद्धांजलि होगी हमारी। हम सब ने एक अपना सबसे प्यारा साथी खो दिया। मैं बन के सूरज की किरण जमाने में फैल जाऊंगा, तुम चांद में धब्बे तलाशते रहना। साथियों, ये खबर हमें मिली उससे सिर्फ 4 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और हमने बातचीत की थी। जो इंदौर में जो एक लेडी इंटर्न थी उनके साथ जो हुआ, उसमें जो सिविल लिबर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर सकती हैं, तो उस पर बातचीत हुई थी। और जैसे ये खबर मिली तो हमको विश्वास नहीं किया हुआ। बात फ़ोन पर अक्सर होती रहती थी, आमने सामने मुलाकात वो तीसरी बार थी हमारी प्रेस क्लब में। 3 तारीख थी शायद, 3 या 4। प्रेस क्लब में हम लोग देर रात तक बैठे थे, खुश थे। और ये जो इंदौर की घटना हुई, उस बच्ची को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उनका बातचीत से महसूस हो रहा था कि वो इस बार दोषी मान रहे थे अपने आप को। उनको लग रहा था कि ये इस बार दोष है मेरा। तो उन्होंने कहा भी कि बच्ची शायद मेरी वजह से अंदर है, अभी तक वो अंदर ही है, जेल में ही है, उसकी बेल नहीं हुई। और त्रिपुरा से पहले जो दिल्ली में दंगे, सीए, एनआरसी का उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम लोगों की पहली मुलाकात हुई थी। वहीं पर इनके बारे में इनसे बात हुई और जानने को मिला, और जानकर और इनके काम को देखकर और काम के हिसाब से इनके बर्ताव को देखकर ये बड़ी उपलब्धि थी कि शायद 40 के आसपास ही उम्र थी इनकी, और इनका तजुर्बा 17 साल का था। और उस 17 साल के इस लीगल और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर उनका जो काम है वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है। और हम इसको याद करते रहेंगे, उनके कामों के ज़रिए वो हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिलों में जिंदा है। एहतिशाम भाई वहाँ मेरी जो फ़ोन पे, मतलब मैं एक घटना में शेयर करूँगा जो फ़ोन पे बात हुई थी। इंदौर में थे, तो इंदौर में जब था कि वहाँ बजरंग दल के लोग थ्रेट दे रहे थे और जिनकी वजह से हम लोग कोर्ट में अपीयर नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया और बार बार लगातार अमित भाई से तो फ़ोन पर थे, फिर मैंने भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ भी करके इसको बाहर निकालना है, कुछ भी करिए आप। और उसी सिलसिले में लगातार रोज़ बात हो रही थी। सुबह 7 बजे मैं और अमित और हमारे 2 साथी, 3 साथी और हम लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे थे। तो हमने कहा कि मैंने अमित भाई से कहा एक बार फ़ोन करिए, उनको कुछ क्वेरी थी। तो उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके तुरंत कॉल बैक किया और अचानक ही मतलब वो बोले कि एहतिशाम भाई ये नहीं रहे। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, यकीन ही नहीं आया, हुआ ही नहीं। मैंने कहा कंफर्म करो एक बार, कैसे? हम सब ने एक अपना सबसे प्यारा साथी खो दिया। शायद उन्होंने बताई होती उनके दिल में क्या चल रहा है, पता नहीं। मुझे लगता है टेंशन में थे, क्या थे, कभी जिक्र नहीं किया। और एकदम से पता लगा कि उनका हार्ट अटैक हुआ और नहीं है। मैं तकरीबन 5-6 सालों से जानता हूँ और हम लोग सबसे पहले नेपाल में मिले। एक मैं यहाँ से गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो उसी केस में वो भी गए और हम लोगों की मुलाकात हुई। और उसके साथ साथ फिर
धीरे धीरे जो हमारा जो काम है, मैं भी तमाम ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के काम कर रहा हूँ। तो एहसान साहब भी काम करते रहे, उनके बारे में मैं सुनता था, फिर उन्होंने हमारे साथ में मिलके काम किया और तमाम जो आप लोगों के सामने पीछे बताया गया कि त्रिपुरा में जो इंसिडेंट हुआ उसमें हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से गए थे और आप सब जानते होंगे कि हम लोगों पे यूएपी भी लगाया गया। उसके बाद भी जो भी इस मुल्क में जो इंसिडेंट हो रहे थे, घटनाएं घट रही थी, जो उसके लिए एहसान हाशमी मुखरता से बोलने वाले व्यक्ति थे, चाहे वो मीडिया के सामने हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकर्स के तौर पे भी वो अपनी बात रखते थे। अभी रिसेंटली जो घटना है इंदौर वाली, जो सबसे पहले अभी बार बात आ रही है, इंदौर की वजह से वो टेंशन में थे, जैसा कि काफ़ी जो साथियों से भी और मैं भी फील कर पाया, क्योंकि इंदौर वाली घटना में मैं खुद गया इंदौर, और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पर ये आलम था कि एडवोकेट्स जो वहाँ एसोसिएशन के लोग थे वो ये बोल रहे थे कि आप लोग चले जाएं यहाँ से, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई आप पर अटैक करे, आप इस मुकदमे में आप मत खड़े होइए। तो और फिर थ्रेट आने लगी। जो लोकल काउंसिल था उसने जो बेल फाइल किया उसको भी हुआ कि अपना बेल ये एप्लीकेशन वापस ले लो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये हमने डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग आएंगे। और ये तो इंदौर की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि एहतेशाम हाशमी जो जिनका व्यक्तित्व था, एहतेशाम के नाम भी महफिल है, तो सिर्फ मैं एक इल्तिजा करूंगा, क्यों नहीं एक एहतेशाम ट्रस्ट खोली जाए, जिससे एहतेशाम ट्रस्ट के बारे में अभी इमरान शेख ने भी कुछ पे रोशनी डाली थी। तो एहतेशाम जो ट्रस्ट खोला जाए उसको रजिस्टर कराया जाए, ताकि इनकी बातों को हम आगे बढ़ा सकें, और जो लोग एहतेशाम ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहें वो मेंबर बने। लेकिन हमारी मुलाकात बहुत चल रही है एहतेशाम से। एक मुलाकात आज मुझे बहुत रुला रही है, और मेरी इनके जाने के बाद, जबकि ये गए नहीं हैं, इसमें एक लाइन लिखी है, लायर्स फॉर डेमोक्रेसी के नीचे एक लाइन लिखी है कि ये एक टॉर्च है। तो रियली वो टॉर्च थे, उसका सेल एक्सपायर हो सकता है। वो सेल एक्सपायर होने के बाद दूसरा सेल लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें बढ़ना चाहिए। एक मुलाकात त्रिपुरा के बाद हमारी 2 मिनट के लिए हुई। हमने तंजिया अंदाज में इनसे कहा, महमूद भाई जानते हैं, इमरान भी जानता है कि मैं थोड़ा सा तंजिया अंदाज में कहते हैं, लेकिन वो एक लेसन होता है। मैंने एक तंजिया अंदाज में कहा है कि ये मुर्दा कौम को तू अकेले एक टार्च लेके कितना रोशनी मार सकता है। तो मुस्कुराए के एक शेर कहा, वो शेर का मतलब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब ये टार्च की बैटरी खत्म हो गई, आज उसको चेंज करने की जरूरत है, तो आज वो शेर मुझे बहुत रुला रहा है। हमने कहा कि ये त्रिपुरा यहाँ तुमको सब घेर लेते हैं, अकेले इस मुर्दा कौम को तुम जगा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, मैं बन के किरण सूरज की जमाने में फैल जाऊंगा, मैं बन के सूरज की किरण जमाने में फैल जाऊंगा, तुम चांद में धब्बे तलाशते रहना। तो ये जमाना है, अगर आप हक की लड़ाई लड़ेंगे तो 50 उंगली आपकी तरफ उठेगी। अबे क्या अकेला भाग रहा है, क्या है, जेल चला गया, अच्छा हुआ, यही करता रहता है। हमारे बहुत साथी यहाँ बैठे हैं जो हमेशा ही करते हैं, 12-12 घंटे किसी साथी जैसे महबूब फराजा को पुलिस घेरे रहती है अपने कब्जे में, लेकिन अभी छुपता नहीं। दूसरे दिन मैंने इनको करकरडुबा में राइट वाले केस में लड़ते हुए देखा। मैंने इनसे भी तंज किया कि अकेला चना भाग नहीं फोड़ता, तो इन्होंने कहा तबरेज भाई साथ आ जाओ। तो ये एहतेशाम रियली जो उसका शेर था, वो उनके जाने के बाद, एक्सपायर के बाद मुझे समझ में आया कि ये रोशनी बढ़ के पूरे जमाने में फैल गया है, तो इसलिए हमें इसके साथ चलना है। दूसरी बात, मैं सिर्फ एहतेशाम में कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि एहतेशाम के मीनिंग जो है, लफ्जी मानी जो लगत में और डिक्शनरी में मिलते हैं, उसके मानी है शान, शान, रुतबा, बुजुर्गी, जो इस आदमी के अंदर पूरी की पूरी पाई जाती। मैं यही कहना चाहूँगा कि
इत्तेहाम भाई से मेरी कभी कोई पर्सनल मुलाकात नहीं थी, लेकिन जितना आप लोगों से सुना, जितना मैं जानता हूँ और जितना पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आज के इस माहौल में जिस तरीके से जो गरीबों मजलूमों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ने वाले वो एक बहुत मजबूत सिपाही थे। सभी लोगों की भावनाएं मैंने सुनी। मैं उनको तहे दिल से उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और इस बात का आप सभी लोगों को आश्वासन देता हूं कि जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे, उस लड़ाई में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरीके से सभी लोग एक टीम बना करके, खास करके हम लोग एक कोर्ट के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हम लोगों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि जिस तरीके से आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, जैसे यहाँ पे समाज में लोगों के बीच में एक बटा हुआ समाज की बात आहूजा साहब ने कही थी कि हम आने वाले पीढ़ी को एक बटा हुआ समाज नहीं देकर भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक समाज में सौहार्द पैदा हो और उसके लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी लोगों को कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। क्या हुआ, कैसे वो इस दुनिया से चले गए, वह एक रहस्य के रूप में ही रह जाएगा, लेकिन जो उनके काम हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद साथियों। जी, इस कंडोलेंस मीटिंग में मैं शायद तीसरा ऐसा व्यक्ति हूं जो इत्तेहाम भाई के लिए ये बात बोलेगा कि मैं शायद कभी नहीं मिला, और ये बात सही है। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो शायद आप मुझे माफ़ करिए, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कंडोलेंस मीटिंग में आज बोल रहा हूं। मेरी पहली जो इंटरेक्शन इत्तेहाम भाई से, जो वर्चुअल इंटरेक्शन हुई, वो त्रिपुरा के एक फोटो से हुई, जब त्रिपुरा के अंदर इत्तेहाम भाई अपना इस एक गोगल्स लगा के खड़े हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा उनसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। मुझे नहीं लग रहा था कि एडवोकेट है, मुझे लगा कि कोई मॉडलिंग के लिए अमित भाई और इत्तेहाम भाई और 4 लोग थे और ये गए हुए थे। बट somewhere the personality of the Ittiham was attracting, and I was noticing that who is that man. Thereafter I find out something on the Facebook and the other virtual sites, then I got to know that okay, he is the person. उसके बाद मैंने काफ़ी मुझे रिकॉल किया कि हम काफ़ी मीटिंग्स में भी मिले हैं, मीटिंग्स के अलावा बहुत सारी जगहों पे हम मिले हैं। उसके बाद फाइनली जब इंदौर कांड हुआ, इंदौर कांड के अंदर उस लड़की का जो मिसबिहेविंग हुई और जिसके अंदर पूरे बिरादरी, वकील बिरादरी जो चुप थी, वहां पर ये आवाज उठाने वाले जो लोग थे उनको मेरा सलाम था। और मैंने ये चाहा कि मैं इससे मिलूंगा, मैं जरूर मिलूंगा, आज नहीं तो कल मिलूंगा, पर मिलूंगा जरूर। परंतु अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ या मेरे जैसे लोगों के साथ जो ढूंढते हैं संविधान की बात, क्योंकि कुछ लोग संविधान को पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग संविधान को जीते हैं। तो मैं मानता हूं कि इत्तेहाम भाई वो व्यक्ति थे जो संविधान को जी रहे थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी ऑल्सो। और उसके बाद आज जब कंडोलेंस मीटिंग की बात हुई और मेरे लिए शॉकिंग था कि the person like Ittiham bhai has been expired, it was totally shocking towards me because I was expecting that he will lead the society, he will lead our profession, he will lead humanity, and he will lead the leader of the constitution. So, but when I saw that post that he has no more, so it was shocking for me, and I was thinking that we lost something, we lost, and it is somewhere painful for me also, क्योंकि बहुत लोग जीते हैं, बहुत लोग जिंदे होते हैं, बहुत लोग जिंदे होके भी मरे होते हैं और कुछ लोग मरे होके भी जिंदा होते हैं। तो मुझे इत्तेहाम भाई में जो नजर आया वो ये आया, मेरे शब्दों का दरवाजा मत लीजिएगा कि आज वो मरे हुए बेशक से, लेकिन हमारे दिलों में और मेरे दिमाग में जिंदा है। उनके कामों से मैं उन्हें याद करता हूं, मैं उनके नाम से उन्हें याद नहीं करता। और मैं चाहता हूं कि जो जिंदा लोग हैं, जो आज मरे हुए हैं, जो संविधान की बात नहीं कर सकते, अपने कौम की बात नहीं कर सकते, मजलूम की बात नहीं कर सकते, ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर सकते, उससे अच्छा तो है कि हमारे ऐसे भाई चाहे एक ही हो, परंतु हमें उनका साथ भी चाहिए। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, एटलीस्ट दे शुड डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द यंग जनरेशन, दैट व्हाट यू नीड। सो आई वांट दैट फ्रॉम दिस मीटिंग कि हम ये ना सोचें कि कोई डिस्कवरी चैनल चल रहा है और इसमें हमें कुछ समझ में आया नहीं आया, हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन लेके जाएं और इत्तेहाम भाई के लिए ये
कि वो हमारे दिलों में जिस प्रकार जिंदा थे उससे ज़्यादा मजबूती से जिंदा रहें, और कुछ ना कुछ हम ऐसा करें कि हमारे आने वाली जनरेशन भी उनको याद रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बनाई और चला रहा हूँ और देखता हूँ कितना संघर्ष करना पड़ता है। अटैक तो आम बात है, यहाँ वकीलों के बीच में भी अटैक होता है। मेरे पर भी 2 बार अटैक हुआ, फिर झगड़े भी हुए। तक यकीन नहीं हो रहा है कि एहतेशाम भाई नहीं है। मैं दफनाने में नहीं पहुंच पाया था कुछ हेल्थ इशू की वजह से। जब खबर दिखी तो मैंने उन्हीं के नंबर पे फ़ोन किया। हमारा एहतेशाम भाई का पिछले करीब 11-12 साल का साथ था। 2011 से हम लोग साथ में काम कर रहे थे, और अभी जब CNRC चल रहा था उससे पहले ही हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च की थी, संविधान की पाठशाला, और जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स, स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर हम लोग इस पर प्रोग्राम कर रहे थे। अभी इमरान सर ने एक प्रपोज़ल दिया है और टीम तो बाकी काम कर ही रही है। हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है खुदाई खिदमतगार, और वो उसके फाउंडर थे, और अल्लाह का शुक्र हम लोग लगभग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी यादों को ज़िंदा रखें, उनके कामों को ज़िंदा रखें। और इस कंडोलेंस मीटिंग का पर्पस भी यही था कि और ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो इमरान सर ने रखा है प्रपोज़ल, कुछ स्कॉलरशिप, फेलोशिप टाइप की चीज़ें शुरू की जाएं, नए नए एक्टिविस्ट लाए जाएं, उस ख्वाब को पूरा किया जाए। और संविधान में जो उनका यकीन था जैसा, वैसे यकीन हम सबका भी है, और हम लोग कोशिश करें कि संविधान की पाठशाला जगह जगह लगाकर उनको खिराज़ अक़ीदत पेश करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। हाशमी से मैं कभी नहीं मिली, पर ये इसका कोई महत्व नहीं है मैं मिली या नहीं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके कामों के जरिए से हम हमेशा उनको जानते हैं। जिस दिन ट्विटर पर सुबह सुबह मुझे ये खबर मिली, किसी साथी ने ट्वीट किया था कि यकीन नहीं हो रहा, और सच बात है मुझे भी यकीन नहीं हुआ। और उसके बाद जब PUCL से कविता श्रीवास्तव जी ने ट्वीट किया और सिग्नल वगैरह पर तमाम मैसेजेस देखे, तो ये हुआ कि ये सच में अब हो चुका है। और मैं समझती हूँ बात बिल्कुल सही है, किसी साथी की, किसी की मौत जो है पंख से भी हल्की होती है और किसी की पहाड़ से भी भारी। और ऐसे साथी जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े हैं, मैं समझती हूँ आज ज़रूरी है वो जो लड़ाई है उस लड़ाई को जिंदा रखना। और हम लॉयर्स के बीच में क्योंकि ये सभा कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों से ये भी सामने आया कि अंत समय तक साथी को, उस छोटी बच्ची जिसको वो नहीं निकाल पा रहे थे, एक प्रोसीजर हिंदुस्तान के अंदर 77% अंडर ट्रायल्स जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30%, 33% बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। मैं समझती हूँ इस साथी को असली श्रद्धांजलि ये होगी कि हम लोग ये तय करें कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जुडिशियल डिसीजंस हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है अगर हम लोअर कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, अगर हम एज लॉयर्स इसके ऊपर एक कैंपेन ले सके और तमाम जो अंडर ट्रायल से उनको बाहर निकालने की मुहिम हम ले सके, तो मैं समझती हूँ ये तो एक श्रद्धांजलि होगी हमारी। और सभी दोस्तों को, हमदर्दों को, परिवार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि रखते हुए बहुत धन्यवाद साथियों। उनके घर वालों को अल्लाह ये सदमे से निकलने के लिए हिम्मत दे। घर की कोई जिम्मेदारी उनकी है जो रह गई है, हम पता करें और हम उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें भी शामिल हो। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सभी लोगों को, मैं आप लोगों को अब खराजे अक़ीदत में आपके सामने क्या पेश करें। वो मेरा जूनियर था, मेरे ऑफिस से था। ज़िंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती, अल्लाह के हाथ में होती है। ये वर्क कल्चर हमारे ऑफिस में जिसने भी कुछ इंटरेक्शन की है उसे पता है और वो जानता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि जिस बहादुरी के साथ और विद इंटेलेक्ट एहतेशाम हाशमी साहब काम करते थे, वो तारीफ़ के लायक है।
और मुझसे पहले 2 स्पीकर्स ने ऐसा कुछ बोला कि शायद उनके ऊपर कुछ प्रेशर था या कुछ डर वाला एलिमेंट था। जितना मैं एहतशाम को जानता हूँ, मुझे ये बात गलत लग रही है, सरासर ही गलत लग रही है, क्योंकि अर्ली डेज में ही वॉज विद मी एंड ही असिस्टेड मी इन मैनी ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस, सो कॉल्ड डेंजरस केसेस जो हमने दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी किए। तो उसमें डर का एलिमेंट या बैकफुट पे जाने का एलिमेंट या दिल पे कोई वज़न लेने का एलिमेंट मुझे तो नज़र नहीं आया था। तो मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये बात सोचना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि वो किसी तरह से प्रेशर में आया हो। दूसरी बात यह है कि क्या हालात होते हैं बॉडी के अंदर और बाहर। आजकल जो बहुत सारे बीमारियां फैल गई हैं, कोरोना वायरस के बहुत सारे लोगों ने टीके भी लगवाए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो रियलाइज़ नहीं करते, और जो ज़्यादा मजबूत दिल के लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं अपनी बीमारी जो होती है या कोई इंटरनल कमज़ोरी आ जाती है, उसको भी वो इग्नोर करने की टेंडेंसी है। बहरहाल डर का एलिमेंट मुझे उसमें एहतशाम में कभी नज़र नहीं आया। उसको सच्ची खराज अक़ीदत या श्रद्धांजलि ये होगी कि हम यंगस्टर्स को ये बोलें कि अगर आपने लीगल प्रोफेशन चुना है तो संविधान को अपहोल्ड करना आपने अपना प्राइम फंक्शन माना है, वरना हम भी कोई बिजनेस कर सकते थे अलग रास्ते जिसमें ज़्यादा पैसे, ज़्यादा शोहरत हो सकती थी बगैर मुसीबत और परेशानी लिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो संविधान बचाने के लिए काम करना चाहते हैं या जो किसी भी इंसान की जो मजलूम है उसकी हिफाजत में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, तो वो लीगल प्रोफेशन तो है ही उसी के लिए। तो हमें ये मैसेज देना चाहिए कि एहतशाम की तरह कि जब हमारे भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आखिर हम भी एक एडवोकेट हैं, हम क्या समाज को दे रहे हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, सबसे अच्छा उसी व्यक्ति को मानती है जो समाज को कुछ दे के जाता है, और सबसे बुरा उस व्यक्ति को मानती है जो समाज से कुछ छीनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यही असल में हमारा इस मीटिंग का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट पे सब लोग बोल चुके, मैं आपका ध्यान सिर्फ दूसरे पार्ट पे लाना चाहता हूँ कि आखिर हमने क्या निर्णय किया है, हम क्या इस समाज के लिए करेंगे। मजलूम है हमारे सामने, रात दिन हमारे सामने मीडिया में बहुत सारी खबर तो आती भी नहीं है, सोशल मीडिया पे आती हैं। उन लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, और जो कुछ लोग ऐसे जुल्म के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि वो सत्ता की रोटियां सेक रहे होते हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन किसे मार रहा है, किसने किसका हक छीन लिया है। उन्हें जो परवाह होती है तो सिर्फ ये कि हमें सत्ता कैसे मिल सकती है, हमारे वोट कैसे बन सकते हैं। आखिर ये सिस्टम हमारे देश में कब तक चलेगा। और हम एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते, एडवोकेट्स होने के नाते, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होने के नाते, जुडिशियल सिस्टम का पार्ट होने के नाते और कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले होने के नाते हम क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ हम आंखें बंद करके बैठे रहें, हम न्यूज़ पढ़ें, अपने मन में सोच के बैठे रहें, हम एक दूसरे से बात करें और बहुत हुआ, बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा हुआ कह के अपने घरों को चले जाएं, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, हम बिजी रहें। क्या यही हमारा है? इस तरह का जीवन तो सब जानवर भी जी रहे हैं। गाय भी जीती है, वो दूध देती है, सो जाती है, खाना खाती है, उसका भी एक रोल है, वो रोल हमारा भी है, हम भी अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो क्या हमें इंसान कहलाने का हक है? अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठा नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम गलत को गलत कह सकें, एक मजलूम का साथ दे सकें, तो किस चीज की पावर पे हम इठला रहे हैं? सिर्फ इस बात की पावर पे हम इठला रहे हैं कि हमारा चालान नहीं कर सकती पुलिस, ये हमारी पावर है। इससे हम बाहर आए। आज मैं आप लोगों को बहुत विनती करता हूँ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रही हैं। महमूद पराजा साहब बैठे हैं, लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी है, PUCL है, मैं AMU लॉयर्स फोरम से आता हूँ, हमारी फोरम है। एडवोकेट्स की न जाने कितनी ऐसी फोरम्स हैं और एसोसिएशंस हैं जो डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लीगल सिस्टम के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आपका जिससे भी मन चाहे आप उसके साथ जुड़े, और आपको लगता है कि नहीं इनमें से कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा, आप अपनी एक एसोसिएशन बनाएं, हम सब उसका साथ देंगे। लेकिन कुछ करें अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसे भी आप मानते हो उसके लिए कुछ करें, इंसानियत के लिए कुछ करें। अगर हम सिर्फ ये सुन के और सोच के और तारीफ करके चले जाएं घर को, तो इस मीटिंग का मकसद अधूरा रह जाएगा। हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने यंग जनरेशन को कि कोई आता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, उसके लिए 2 दिन बात करते हैं, लोग भूल जाते हैं।
क्या हम उम्मीद दे रहे हैं मजलूम लोगों को कि कोई हमारे सुनने वाला नहीं है? एक तरफ सरकार है जिसको दिख रहा है कि मेरा लक्ष्य तो सिर्फ वोट लेना है, और वो अपना लक्ष्य कर रहे हैं, उन्होंने पैसा कमा रहे हैं, उनके जो सेठ हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और हम बैठे चुपचाप तमाशा देखते रहे। गरीब को कोई साथ देने वाला ना हो। क्या इसीलिए आज़ादी हमने दी थी? क्या यही इस देश का नाम है? क्या यही हमारी संस्कृति है? आप जिस भी धर्म से हों, क्या अगर आप मुसलमान हैं तो क्या इस्लाम यही सिखाता है कि मजलूम पे जुल्म होता रहे और आप सोते रहें, उसके बाद भी आप मुसलमान रह जाएंगे? क्या हिंदू हैं तो क्या आपका धर्म ये सिखाता है कि हाँ अत्याचार हो रहा है तो अत्याचारी का साथ दो? तो चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, अगर सच में आप उसको मानते हैं, अगर आप नहीं मानते तो फिर तो हम एक जानवर के जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं, चाहे धर्म माने चाहे संविधान माने, तो हमें इंसानियत को मानना पड़ेगा, हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा। कैसे होंगे वो हम तय कर सकते हैं। उसमें ये नहीं मैं कह सकता कि साहब सबको पराचा साहब के पीछे खड़ा होना, नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन करें, कुछ करें बस। थैंक यू।